हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था कि जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं जिनमें लीवर और पैंक्रियास दो मुख्य ग्रंथियां आती हैं, तो इनका डाइजेशन में क्या रोल होता है, किस तरह से ये कौन कौन से ऐसे सिक्रेशंस निकालते हैं जो भोजन को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। तो इस तरह से ये जितने भी डाइजेस्टिव जूस होते हैं जो ग्लैंड्स के द्वारा निकाले जाते हैं, ये सब स्मॉल इंटेस्टाइन में आते हैं और भोजन का जो डाइजेशन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाता है। तो अभी जब भोजन का डाइजेशन कंप्लीट हो गया तो इसके बाद की जो बात आती है वो क्या है, वो है एब्जॉर्प्शन। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एब्जॉर्प्शन के बारे में। एब्जॉर्प्शन के बारे में हम लोग बात करेंगे कि एब्जॉर्प्शन में क्या होता है। तो एब्जॉर्प्शन में जो स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट एंड है, जो आखिरी सिरा है, उसमें बहुत सारी छोटी छोटी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं। इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को विली कहते हैं। तो विली हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। विलीज जो होती हैं वो डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करने में मदद करती हैं। तो अगर स्मॉल इंटेस्टाइन के एक पार्ट को हम लोग देखें तो किस तरह से इसमें विलीज पाई जाती हैं, तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे ऐसे विलीज होती हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन में होती हैं। ऐसे दोनों साइड्स में, दोनों साइड्स की वॉल्स में ये पाई जाती हैं। इन विलीज के अंदर ब्लड वेसल्स आती हैं। इन विलीज के अंदर ब्लड वेसल्स आएंगी जिसमें आर्टरीज भी होती है और वेन्स भी होती हैं। तो ये इस तरह से ब्लड वेसल्स आती हैं जिनमें डाइजेस्टेड फूड जो होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है और इसी विलीज के अंदर उपस्थित ब्लड वेसल्स के द्वारा इस डाइजेस्टेड फूड को बॉडी के सेल टू सेल पहुंचाया जाता है। उस प्रोसेस को हम लोग एसिमिलेशन कहते हैं। तो एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या हुआ कि जो डाइजेस्टेड फूड स्टफ है इट इज एब्जॉर्ब बाय द विली। ये विलीज के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है। अब सवाल ये है कि इतनी सारी विलीज का होना क्यों आवश्यक है। तो विलीज प्रोवाइड्स अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन। जो ये विलीज होती हैं ये एब्जॉर्प्शन के लिए एक लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करवाती हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हम लोगों ने क्या क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन की दीवारें होती हैं इनमें से बहुत सारे जूसेस जो हैं वो निकलते हैं और ये जूसेस जो है वो हमारे फूड को डाइजेस्टेड कर देते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है। अभी उसको डाइजेस्ट करने के लिए और कोई चीज बची नहीं होती है जिसको वो डाइजेस्ट करे। जितने भी प्रकार के केमिकल सब्सटेंसेस हम भोजन के रूप में खाते हैं, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे वो फैट्स हो, चाहे वो प्रोटीन्स हो, इन सारी चीजों का डाइजेशन जो है वो इस स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है और जो डाइजेस्टिव मटेरियल्स होते हैं वो डाइजेस्टिव मटेरियल्स इन विलीज के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। जो अनडाइजेस्टेड फूड स्टफ होता है, जो सेमी सॉलिड पेस्ट के रूप में होता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में मूव कर जाता है जिसको कोलन कहते हैं। तो जो अनडाइजेस्टेड फूड स्टफ होगा वो कोलन में जाएगा और कोलन में फिर से उसका एक बार रीएब्जॉर्प्शन होता है। जो एक्सेस वाटर वगैरह होते हैं वो पुनः एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। अब जो अनडाइजेस्टेड फूड स्टफ बचता है वो सेमी सॉलिड फॉर्म में हो जाता है और वो रेक्टम में जाके कलेक्ट हो जाता है, वहीं पे जाके इकट्ठा होता है जो समय पे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये कंप्लीट जो है वो प्रोसेस हो जाता है डाइजेशन का। तो देखेंगे कि एब्जॉर्प्शन में क्या क्या चीजें होती हैं। तो देखो, आफ्टर द डाइजेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स, आफ्टर द digestion of the molecules, after the digestion of the molecules of food, molecules of food becomes so small that they can pass through
they can pass through the walls of the small intestine. स्मॉल इंटेस्टाइन। डाइजेशन के बाद जो भोजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इतने स्मॉल हो जाते हैं कि वो स्मॉल इंटेस्टाइन की दीवारों के द्वारा आर पार जा सकते हैं। अब देखो स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है, दिस इज द मेन रीजन फॉर द एब्जॉर्प्शन। स्मॉल इंटेस्टाइन is the main reason of absorption। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ये एब्जॉर्प्शन के लिए मेन रीजन होती है, यानी जो डाइजेस्टेड फूड जो होगा वो इसी स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। तो डाइजेशन इज कंप्लीटेड the digestion is completed। डाइजेशन जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है कहां पे, इन स्मॉल इंटेस्टाइन। डाइजेशन इज कंप्लीटेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड फाइनल प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन and final product of digestion such as glucose, fructose, और भी क्या चीजें होंगी, फैटी एसिड, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल and amino acids are absorbed through the mucus into blood stream and lymph nodes। तो जो इनर सरफेस है स्मॉल इंटेस्टाइन का, इनर सरफेस जो स्मॉल इंटेस्टाइन का है of small intestine has millions of teeny finger-like projection called विली। जो इनर सरफेस है स्मॉल इंटेस्टाइन का उसमें मिलियंस ऑफ टिनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं, जिसको क्या कहते हैं, विली कहते हैं। क्या कहते हैं, विली। तो प्रेजेंसी ऑफ विली गिव्स द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन अ लार्ज सरफेस एरिया। ये बहुत लार्ज सरफेस एरिया जो है वो इंटेस्टाइन में बनाता है ताकि रैपिड एब्जॉर्प्शन हो सके। जितने भी भोज्य पदार्थ जो है वो डाइजेस्ट हुए हैं तो डाइजेशन के बाद जो उनका प्रोडक्ट बना हुआ है उस प्रोडक्ट को जल्दी से जल्दी क्या कर लिया जाए, एब्जॉर्ब कर लिया जाए। तो द प्रेजेंस ऑफ villi gives the inner surface of small intestine inner surface of
small intestine a very large area, which help in the rapid absorption of digested food. क्या हुआ कि जो डाइजेशन है भोजन का वो स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो उसकी जो दीवारें होती हैं वो बहुत सारे गैस्ट्रिक जूसेस निकालती है, जिससे डाइजेशन जो है वो उसमें कंप्लीट हो जाएगा। अब जब स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है तो अभी जो डाइजेस्टेड फूड है उस डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करने की बात आती है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है यही मेन रीजन होती है एब्जॉर्प्शन की। डाइजेशन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हुआ, फाइनल प्रोडक्ट क्या होते हैं डाइजेशन के, जैसे ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है जो कि सिंपल शुगर है, कार्बोहाइड्रेट एक कॉम्प्लेक्स शुगर होती है। भोजन में हम लोग क्या खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे डाइजेस्ट होकर के ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। फैट जो है वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाता है, जबकि प्रोटीन जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है, अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस तरह से ये सारे कॉम्प्लेक्स फूड जो होते हैं वो सिंपल सबस्टेंसेस में टूट जाते हैं। अब ये सारे के सारे जो प्रोडक्ट हैं डाइजेशन के बाद जो बने ये एब्जॉर्ब किए जाते हैं, किसके द्वारा एब्जॉर्ब होते हैं, इंटेस्टाइन के अंदर बने हुए म्यूकोसा के द्वारा, और ये ब्लड स्ट्रीम में जाके मिल जाते हैं या लिम्फ नोड में जाके मिल जाते हैं। इनर सरफेस जो स्मॉल इंटेस्टाइन की होती है उसमें मिलियंस ऑफ टिनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, जिसको हम लोग विलीज कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है विलीज, और ये विलीज जो होते हैं दे प्रोवाइड अ लार्ज सरफेस एरिया इन द इनर इंटेस्टाइन, इनर वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन, सो दैट the rapid absorption of digested food can be takes place, ताकि जो digested food है उनका एक rapid absorption हो सके। तो इस तरह से small intestine में digestion complete होने के बाद जो महत्वपूर्ण कार्य होता है वो क्या है, वो महत्वपूर्ण कार्य है उनका absorb हो जाना। अब भोजन जो था वो विलीज के द्वारा absorb तो कर लिया गया, तो अब अगला प्रोसेस क्या होगा, absorption के बाद जो न्यूट्रिशन का अगला स्टेप होता है वो क्या है, एसिमिलेशन। तो जो डाइजेस्टेड फूड है इसका एसिमिलेशन होता है। तो एसिमिलेशन कैसे होता है और कौन सी चीजें इन्वॉल्व होती हैं एसिमिलेशन में, तो अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि विलीज के अंदर ब्लड वेसल्स आती हैं और ये जो एब्जॉर्ब फूड होता है वो इसी ब्लड वेसल्स में मिक्सअप हो जाता है, और ये ब्लड जो है वो इस डाइजेस्टेड फूड को पूरी बॉडी के सेल टू सेल ले जाता है। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, एसिमिलेशन कहते हैं। तो आइए देखते हैं एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में क्या होने वाला है, तो एसिमिलेशन के अंतर्गत जो ब्लड होता है जो कि कहाँ उपस्थित होती है, ब्लड वेसल्स, इस जो विलीज है इस विलीज के अंदर ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं। तो ब्लड वेसल्स आर प्रेजेंट इन विलीज। विलीज में ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं। ब्लड वेसल्स जो है वो विलीज के अंदर आती हैं और वहीं पे ये डाइजेस्टेड फूड को क्या करती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं। तो अब जो ब्लड होगा, द ब्लड कैरीज द डाइजेस्टेड फूड, ब्लड कैरीज द डाइजेस्टेड फूड कहां, एंड dissolved food, digested food and dissolved food to all parts of the body, to all parts of the body। क्या चीज है कि ब्लड जो होते हैं वो इस डाइजेस्टेड और डिसॉल्व फूड को शरीर के हर हिस्से तक ले जाते हैं। क्यों, for obtaining energy, ताकि ये एनर्जी प्राप्त कर सके। क्योंकि जो डाइजेस्टेड फूड स्टफ होगा
जब ये डाइजेस्टेड फूड स्टफ जो है वो इन ब्लड के थ्रू हर सेल में जाएगा, तो सेल के अंदर क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, और वहां पे जब ऑक्सीजन पहुंचेगी, यानी रेस्पिरेशन के थ्रू जो ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचती है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, जिससे ये फूड स्टफ जो होंगे वो ऑक्सीडाइज्ड होते हैं, और ऑक्सीडाइज्ड होकर के दे प्रोड्यूस लॉट्स अमाउंट्स ऑफ एनर्जी, ये बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा प्रोड्यूस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ADP, and this ADP is stored in the form of ATP, which is used as an energy currency, जो एक एनर्जी करेंसी के रूप में उपयोग में लाई जाती है। तो when the energy is needed by the body parts, this ATP again get converted into ADP and produces the stored energy for the several kinds of functions of the body। तो इस तरह से ऊर्जा के उत्पादन के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, और ये डाइजेस्टेड फूड जो होता है वो ब्लड के थ्रू कहां पहुंचता है, हर सेल में पहुंचता है, ताकि उस सेल को एनर्जी मिल सके, और एनर्जी जब मिलेगी तो सेल में ग्रोथ होगा, सेल की रिपेयरिंग होगी, और बॉडी का ग्रोथ होगा। अब दूसरी चीज कि जो एनर्जी जो है उत्पन्न होती है वो किससे उत्पन्न होती है, भोजन से। तो क्या जितना भोजन कोई भी जीव खाता है, जितना भोजन डाइजेस्ट होता है, क्या सारा का सारा डाइजेस्टेड फूड जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है? नहीं। तो कुछ फूड जो होता है, जो बॉडी के द्वारा अनयूज्ड होता है, वो लीवर में जाकर के स्टोर हो जाता है। तो अगले स्टेप में हम लोग देखेंगे कि जो डाइजेस्टेड फूड है, द डाइजेस्टेड फूड which is not used by the body, जो हमारे शरीर के द्वारा प्रयोग में नहीं लाया जाता है, is stored in the liver, ये किसमें, लीवर के अंदर जाके स्टोर हो जाता है, किसके रूप में, in the form of glycogen। इस बात को जरूर याद रखिएगा, कभी कभी ये पूछा जाता है कि which form of the digested food is stored in the liver, लीवर के अंदर जो डाइजेस्टेड फूड है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है। तो याद रखिएगा किस फॉर्म में स्टोर होता है, ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर्ड होता है। इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो अब जब कभी भी बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये एनर्जी जो है वो इसी ग्लाइकोजन से वो अगेन प्राप्त कर सकता है। तो दिस stored food is used as a source of energy when needed by the body। जब कभी भी शरीर को इसकी आवश्यकता होती है, तो यही जो है भोजन, जो स्टोर्ड फूड होता है, वो एनर्जी के सोर्स के रूप में इस्तेमाल कर लिया जाता है। तो ये था आपका प्रोसेस किसका, एसिमिलेशन का। अभी क्या बचा, द लास्ट स्टेप ऑफ द ह्यूमन न्यूट्रिशन, और वो क्या चीज है, इजेक्शन। इजेक्शन का मतलब क्या होता है कि जो भोजन कोई भी जीव करता है, या ह्यूमन बीइंग्स जो भोजन करता है, तो उस भोजन का कंप्लीटली डाइजेशन नहीं होता है। कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो अनडाइजेस्टेड फॉर्म में बचे हुए रहते हैं, और ये अनडाइजेस्टेड फॉर्म ऑफ फूड जो होता है, उसी को शरीर से बाहर निकाला जाता है, और इसको बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसी को इजेक्शन कहते हैं। तो इजेक्शन क्या चीज है, तो द एक्ट ऑफ expelling the undigested food the act of expelling the undigested food in the form of feces is called ejection। इसी को हम क्या कहेंगे, इजेक्शन। इसी को इजेक्शन कहते हैं, या इसी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं,
डिफिकेशन। इसी को एक और नाम से जानते हैं, क्या कहते हैं उसको? डिफिकेशन, which is controlled by the which is controlled by the anal sphincter muscles। जो किसके द्वारा कंट्रोल होता है? एनल स्फिंक्टर मसल्स के द्वारा। तो ये जो अनडाइजेस्टेड फूड है ये किसके थ्रू बाहर किया जाता है? तो जिस ऑर्गन के थ्रू बाहर किया जाता है उसको एनस कहते हैं। क्या कहते हैं? एनस कहते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब हो गया। अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, जहां पे उसका एक बार फिर से रीएब्जॉर्प्शन होता है और जो वाटर वगैरह होते हैं वहां एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। तो इस तरह से जो अनडाइजेस्टेड फूड बचता है वो सेमी सॉलिड फॉर्म में हो जाता है और वो जाकर रेक्टम में कलेक्ट होने लगता है। जब रेक्टम कंप्लीटली फिलअप हो जाता है तो व्यक्ति को टॉयलेट जाना होता है और वहां जाकर के वो जो अनडाइजेस्टेड फूड स्टफ है फिकस के रूप में वो इजेक्टेड कर देता है, या इसी प्रोसेस को डिफिकेशन भी कहते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो ह्यूमन डाइजेशन के अंतर्गत होती है। ह्यूमन न्यूट्रिशन में जो 5 स्टेप थे, जिसमें सबसे पहला स्टेप जो था भोजन ग्रहण करना, दूसरा स्टेप डाइजेशन, तीसरा स्टेप जो था वो एब्जॉर्प्शन, चौथा स्टेप जो था वो एसिमिलेशन और पांचवा स्टेप क्या था? रिजेक्शन। ये पांचों स्टेप यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पे फिनिश होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम का। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम होता क्या है, रेस्पिरेशन किसे कहते हैं, फिर हम लोग बात करेंगे कि प्लांट्स के अंदर रेस्पिरेशन कैसे होता है, और फिर बात करेंगे एनिमल के अंदर रेस्पिरेशन कैसे होता है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करेंगे। तो तब तक आप लोग इन सारी चीजों को नोट करिए, ज्यादा से ज्यादा प्रिपरेशन पर ध्यान दीजिए। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तेरी कूलनेस का स्वैग कहीं लो ना हो जाए, तेरी लाइफ की स्पीड कहीं स्लो ना हो जाए। तेरी कूलनेस का स्वैग कहीं लो ना हो जाए, तेरी लाइफ की स्पीड कहीं स्लो ना हो जाए। जरा ध्यान से सुनो ना फिर बाद में ना रोना, थोड़ी केयर तो करो ना, हाथ अच्छे से धोना। लेट्स रोको कोरोना, थोड़ी केयर तो करो ना।